चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन लाला जी आंसर देंगे। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस। लाला जी, लॉ का टेस्ट भी नहीं देना, एसएम भी नहीं याद करनी। नहीं, टेस्ट चेक करके कितने दिन में आता है? 1-2 दिन में। मंडे को ना मुझे टेस्ट पेपर चाहिए आप सबका। मंडे तो पहला पुल्ला दे के लॉ दा टेस्ट, लॉ दे टेस्ट दी फोटो चाहिए। आप बच्चा बोलते कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, किसी और फोन लेके फोटो तो खिंच सकते हो ना। ओवे आ सेमेस्टर टेस्ट दा पुराने छड्डो, ਦਿਓ ਹਫਤੇ तक। संडे तक ਦਾ टाइम देता ਤੁਹਾਨੂੰ, संडे तक ਦਾ टाइम देता। आज 13 तारीख ट्यूसडे, आज निपटाओ। चलो भाई, किसकी बारी है? लाला दी क्वेश्चन पूछे, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस भाई। श्रेया, ठीक है जी। मोटिवेटिंग, वर्क कल्चर भी है, लीडरशिप भी है। नेहा, उसके बाद बेंचमार्क, बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करनी है और पॉलिसीज ऐसी बनानी है जो फैसिलिटेट करे रादर देन इम्पीड द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है, कुशल खड़ा हो, चले थे लाले दे के। चल चल, खुला होके भेजेगा, इतने पीड़ होके बैठे हो। चलो भाई, नेक्स्ट मिंग स्वामी भाई। फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन, सौखा क्वेश्चन पूछा देता हूँ। फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन, जल्दी पहला छेती। पढ़े क्यों नहीं भाई, कौन पढ़ेगा? थ्योरी में ला तुम कल लेक्चर ला छड़ने और कुछ नहीं करना है। अच्छा, थ्योरी का संडे को ਆਪਾਂ बोले लो ना लो, मैं संडे लेना ही है क्योंकि अब पेपर है ना। था मई के पेपर चल रहे हैं ना, मई के पेपर चल रहे हैं ना, तब पेपर है शायद 20 तारीख को। तो संडे को मोस्ट प्रोबेबली लवांगे ही। हाँ तो फिर उदू इलावा टाइम नहीं ना मिलना। संडे ਨੂੰ आ लेना लेक्चर, रिविजन लेक्चर, वन शॉट है मई वाले बच्चों का। ला लो तो बेटर है, मैनू भी थोड़ा फ्लो आ जाऊगा यार, खाली क्लास में पढ़ाना जी नहीं करता। संडे लाने आप लेक्चर वन शॉट, चैप्टर 4 चैप्टर 5 विच एक अद्धा चैप्टर 1-2 भी कर देंगे। क्या पता की होंगे, सोहा तोड़ो फॉर अ बेटरमेंट चलेगा। हाँ जो तोड़नी होगी ना फॉर अ बेटरमेंट तो वो चलेगा, वो माफ है। नहीं वो होता नहीं है, मतलब जिस झूठ से किसी का घर बसे वो झूठ झूठ नहीं होता, सच होता है। ये वही गल है। घर नहीं वो सारे, लेकिन थोड़ा सा घर ही मतलब पता की है, इन्होंने सब चीज़ों ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਓ करो, मैं सब कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कोई दिक्कत। प्रथम प्रथम वो क्वेश्चन था ना कि क्या स्टेजेस ऑफ एसएम में पहली स्टेज कौन सी थी? विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। दूसरी स्टेज कौन सी थी? इन्वायरमेंट एनालिसिस। इन्वायरमेंट एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, एक्सटर्नल को बोलते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है जी। और जो इन्वायरमेंटल है उसमें दो आएंगे, एक माइक्रो और एक मैक्रो, पेस्टल और कॉस्मिक। थर्ड स्टेज कौन सी थी प्रथम? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी में प्रथम 3 स्टेप कौन से थे? पहला डेवलप द ऑल्टरनेटिव, दूसरा एनालिसिस ऑफ द कल्ला कल्ला ऑल्टरनेटिव, तीसरा choosing the best alternative. Various alternative could be like new business के existing business, related या unrelated,
इंटरनल वो भी ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्वायर एक्विजिशन करें, एक्वायर या मर्जर करें या फिर स्टार्ट अ फ्रेश। फिर रह जाएगा अगर रिट्रेंच करना है मतलब पार्शली क्लोज करना, अगर बिजनेस क्लोज करना है तो पार्शली क्लोज करें या कंप्लीट क्लोज करें। फिर आ गया था फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटजी हो गया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, उसमें क्या कहेंगे, implementation should be in such a way that the strategy is a fit with the culture, reward structure, organization capability, appropriate system, operating system, evaluation and control। कंट्रोल में 4 चीजें थी, पहला determine the standards, measure the performance, compare the and compute the deviation, reason, corrective action। ठीक हो गया, ये सारा काम हो गया आपका 5 स्टेजेस। उसके बाद आगे 2 मेजर फेजेस आपके फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन, उसका डिफरेंस टेबल फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का। पहला फॉर्मुलेशन कौन करते हैं, टॉप लेवल वाले, और इंप्लीमेंटेशन कौन करते हैं, मिडिल एंड लोअर वाले। एक है आपका एंटरप्रेन्योरियल टास्क, उधर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, और जो हॉस्टाइल वाला ना वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग वाला डिफरेंस था, वो थोड़ा कट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन का डिफरेंस टेबल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मुलेशन प्रोसीड वो फॉलो, इफेक्टिवनेस वाला कौन सा है, इफेक्टिव केड़ा, इफेक्टिव फॉर्मुलेशन, उधर एफिशिएंसी, इंट्यूटिव स्किल और उधर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप स्किल, बिफोर द एक्शन ड्यूरिंग द एक्शन, तेरे वाला पॉइंट है। इंट्यूटिव स्किल चाहिए उधर, इंट्यूटिव और एनालिटिकल उधर लीडरशिप स्किल चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टॉप चाहिए उधर मिडिल एंड लोअर चाहिए। हो गया प्रोसीड फॉलो, चलो बहुत है। अब आपका प्लानिंग अगर करनी है तो कर लो, फिर ऑपरेशन एक तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या आएगा, शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या आएगा, रिसोर्सेज के डिप्लॉयमेंट, उसमें आएगा होलिस्टिक व्यू ऑफ द कंपनी, होलिस्टिक व्यू ऑफ द कंपनी, उधर क्या आएगा फॉर अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, और इधर ऑपरेशनल प्लानिंग, सीनियर मैनेजर, उधर लोअर फंक्शनल मैनेजर, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, बहुत है इतने। ठीक है, फिर हमने वो बनाया था मैट्रिक्स, किसका मैट्रिक्स था वो, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का। और उस मैट्रिक्स में क्या करोगे आप, फॉर्मुलेशन आपकी 2 तरीके की होगी, या तो साउंड या फिर फ्लॉड, और इम्प्लीमेंटेशन होगी या तो वीक या एक्सीलेंट। अगर आपकी स्ट्रेटेजी जो फॉर्मुलेट हुई है वो फ्लॉ है, रीडिजाइन और रीडिफाइन द बिजनेस मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन आपकी स्ट्रांग है, क्या करना है, कुछ नहीं, मेंटेन द स्टेटस को। और अगर दोनों ही बेकार है, पहले रीडिजाइन द बिजनेस मॉडल एंड देन यूज द चेंज द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, और अगर दोनों बढ़िया हैं तो बस कंटिन्यू मेंटेन द स्टेटस। और इम्प्लीमेंटेशन बेकार की हो सकती है, क्योंकि या तो रिसोर्स है नहीं, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, या फिर लीडरशिप स्किल है नहीं, या फिर एक्सपीरियंस है नहीं, स्टार्टअप है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है जी, बहुत है। अगला आ गया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। है तो देखो ये भी वैसा कुछ ही, क्योंकि इफेक्टिवनेस मतलब इफेक्टिव मतलब फॉर्मुलेशन, एफिशिएंसी मतलब क्या था, इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी होती है, पिछले बंदे ने, मिडिल एंड लोअर वाले ने, उसी को ऑपरेशन मैनेजमेंट बोल दिया है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वाला काम ही। ठीक है जी, यहाँ पे 4 वर्ड्स क्या यूज किए हैं, कहते या तो छेती मरोगे या हौले हौले मरोगे, लेकिन मरना तय है। कब मरना तय है, जब इम्प्लीमेंटेशन बेकार है, जब फॉर्मुलेशन बेकार है। फॉर्मुलेशन इज स्ट्रैटेजी, कंपनी की स्ट्रैटेजी सही नहीं है, फिर मरना तय है, मरना पक्का डेफिनेट है। या अगर इम्प्लीमेंटेशन वीक है फिर पक्का मरेंगे। स्ट्रैटेजी अगर गलत है ना आपकी, फिर डाई पक्का है। 4 सेल है, 4 में से 2 नाम है डाई वाले, मरोगे हौली हौली मरोगे या छेती छेती मरोगे। छेती छेती कब मरोगे, जब दोनों बेकार है। हौले हौले कब मरोगे, जब एक बेकार है एक सही है। क्या बेकार है क्या सही है,
इम्प्लीमेंटेशन सही है लेकिन स्ट्रेटजी बेकार है। अगर स्ट्रेटजी बेकार है तो वन डे आप खत्म हो जाओगे। शॉर्ट टर्म चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे, लॉन्ग टर्म तो मरेंगे। थ्राइव मतलब थ्राइव, थ्राइव मतलब सिरा, ग्रो, थ्राइव मतलब ग्रो, थ्राइव, थ्राइव मतलब ग्रो, थ्राइव। थ्राइव, ग्रो, सर्वाइव, बस जिਉਂਦੇ रह गए लेकिन जीन वर्ग मतलब भला वधिया नहीं है लेकिन बस ठीक है, जीते रहेंगे, चलते रहोगे लेकिन वाले बढ़िया नहीं होंगे। ये कई चीज बेकार होगी, इंप्लीमेंटेशन बेकार होगी लेकिन जीवित तो रहोगे ना, क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी सही है, क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी सही है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन गया। आपका देखो, या तो इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब फॉर्मुलेशन सही है, या फिर इनइफेक्टिव, या एफिशिएंट, या फिर इनएफिशिएंट। अगर यहाँ पे खड़े हैं इसका मतलब क्या है, दोनों ही बढ़िया हैं तो थ्राइव। स्ट्रेटजी सही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन सही है, स्लो मरेंगे क्योंकि कुछ तो बढ़िया है, डाई स्लो। दोनों ही बेकार है, डाई क्विक। एक चीज बढ़िया है, क्या चीज, फॉर्मुलेशन सही है आपकी, जीवित रह जाओगे, चार बढ़िया हो गए। अब बुक में ऐसा है, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या पेपर छद मार के होगा तुम ये भूल जाओगे एक्स एक्सिस से की सी वाई एक्सिस से की सी, कोई चक्कर नहीं। एज इट इज याद रहे तो बाला वधिया है, नहीं भी याद रहे तो लेकिन ये चार टर्म्स याद रखना, थ्राइव, सर्वाइव, डाई स्लो, डाई क्विक। डाई स्लो कब होएगा, जब डाई स्लो, स्लो स्लो, फॉर्मुलेशन जब बेकार है ना तो मरना है। जीवित कब रह जाएंगे, जब फॉर्मुलेशन सही है लेकिन इंप्लीमेंटेशन बेकार है तो बस जीवित चौके रह जाएंगे, बालक वधिया नहीं है। थ्राइव, सिराई कब लगेगा, ग्रो कब होंगे, जब दोनों ही बढ़िया है। ठीक है, ठीक है जी। ये होर कुछ नहीं दसिया हुआ, इसमें अंदर भोरने के लिए आप क्या करोगे, जेड़ा पिछे भोरिया वही इत्थे भोर दियो। है तो यार कॉम्बिनेशन वही फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन का, इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कहते सेल वन, कंपनी इज वेल प्लेस्ड, थ्राइव सिंस इट इज अचीविंग व्हाट इट एस्पायर्स टू अचीव विद एन एफिशिएंट इनपुट एंड आउटपुट रेशो। अगर इनपुट एंड आउटपुट रेशो की बात करें, यही इंप्लीमेंटेशन का काम है कि फॉर्मुलेशन का काम है, इनपुट आउटपुट रेशो इंप्लीमेंटेशन का। कभी कभी वर्ड क्या यूज किया, एफिशिएंट, इफेक्टिव नहीं यूज किया, एफिशिएंट। तो थोड़ी इनपुट आउटपुट एफिशिएंट है कि कॉस्ट कट टोकट लाने हो बेसिकली, कट टोकट इनपुट से ज्यादा आउटपुट तो कॉस्ट कम से कम है बेसिकली। सेल टू डूम सिचुएशन है, मतलब क्या समझे, पोरना पड़ेगा आपको। टेबल याद कर लिया, पिछले वाला पोर दो, पिछले वाला फिर भी सेंसिबल था थोड़ा सा। अब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है वैसे, बाकी टेंशन ना लो, ये क्वेश्चन देखा नहीं कदे पेपर। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट थिंग। इफेक्टिवनेस क्या है, सही काम करना, एफिशिएंसी क्या है, सही तरीके से करना, डूइंग द थिंग राइट। ये लाइन याद होनी चाहिए आपको, टैग लाइन, डूइंग द राइट थिंग, उधर क्या आ गया, डूइंग द थिंग राइट, इधर आ गया राइट थिंग, डूइंग द राइट थिंग, टू डू द थिंग राइट, दैट इज इन राइट मैनर। राइट मैनर का मतलब क्या हो गया, दैट इज मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम, टाइम भी घट्टो घट लगे, कॉस्ट भी घट्टो घट होवे। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड डिजायर कंपटीशन। बस इफेक्टिवनेस में ये ना, मतलब चैप्टर 1 में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम,
एसएम क्या चाहती है, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कोई हर एक चैप्टर चाहिए कॉमन से ही, डिविडेंड का भी ऑब्जेक्टिव क्या था, नेटवर्थ इंक्रीज करना। वो आप आए कहते हैं एमपीएस मैक्सिमाइज होना चाहिए, लेकिन अगर एमपीएस का डाटा ना हो फिर ईपीएस से आप छड़ देंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैसे ही एसएम का मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो अटेनमेंट ऑफ गोल और दूसरा आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन। चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल पहले पेज पे लिखी हुई है ये बात कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम क्या है, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंप्रूव करना है। जब जब कॉम्पिटिटिव वर्ड आ जाएगा ना तो मतलब कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन ਦੇ ਵਿੱਚ कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं कॉम्पिटिटर तो बेटर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्रिएट करना मतलब मार्केट में अगर 4 कॉम्पिटिटर्स हैं तो मेरी रैंकिंग चौथे से तीजे में आ जाए, दूजे में आ जाए, पहले में आ जाए। कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंक्रीज करना और मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन विजन है उसको अचीव करने के लिए, ये दो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम है। ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਮ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लेकिन एफिशिएंसी में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, देयरफॉर विद इन अ शॉर्ट टाइम होराइजन की बात होती है। इफेक्टिवनेस में ਆਪਾਂ ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दोनों को लिंक करने की बात करेंगे, लेकिन एफिशिएंसी में सिर्फ इंटरनली देखते रहेंगे। इंट्रोस्पेक्टिव है, इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, बस मतलब छोटे बंदों छोटे इंप्लॉइज वाला काम ही है एफिशिएंसी में कि हाँ बस काम दे रखा है उसको सही तरीके से करना है, कम से कम कॉस्ट में करना है, सिर्फ इंटरनल। वहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, ये टॉप मैनेजमेंट है और वो लाइज विद ऑपरेशनल या फिर फंक्शनल, कुछ खास नहीं है। इफेक्टिवनेस का मतलब ही क्या हो गया कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को अचीव करना और अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंप्रूव करना। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट रेशो को अचीव करना या फिर ऐसा कहना कि कॉस्ट कम से रिड्यूस करना, कॉस्ट कम करना। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। रिलेशनशिप में क्या करेंगे, रिड्यूस द इनपुट एंड मैक्सिमाइज द आउटपुट, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पे। अब नीचे आ जाओ, कहते बहुत बार क्या होता है ना, एंटिटीज क्या करती हैं, फॉर्मुलेशन के ऊपर दिमाग लगाती है, इंप्लीमेंटेशन करती रहती है, तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। फॉर्मुलेशन के ऊपर ही मत्था मारना चाहिए। लेकिन कई एंटिटीज क्या करती है, फॉर्मुलेशन के ऊपर इतना ज़्यादा मत्था मारती है कि इंप्लीमेंटेशन ही सही से नहीं करती। प्लान तो बहुत ऊंचे ऊंचे बना ले, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, किया कुछ भी नहीं। तो कहते हैं फोकी बातें, फॉर्मुलेशन कागजों में रह जानी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, थोड़ी बातें लेकिन इंप्लीमेंट हो जानी वो ज़्यादा बेटर है। तो बेसिकली कल्ली फॉर्मुलेशन के ऊपर फोकस करना या कल्ली इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करना, दोनों ही सही नहीं है, मिक्स होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, तो यही बात लिखी हुई है। कहते हैं मैनी ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू स्पेंड ग्रेट अमाउंट ऑफ द टाइम, मनी एंड एफर्ट ऑन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान, ट्रीटिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड एज अ सेकेंडरी। बस फॉर्मुलेशन में मत्था मार रहे हैं, डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान वही आ गया आपका फॉर्मुलेशन। कहता है चेंज जो आता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, चेंज कैसे आएगा, प्लानिंग करने से आएगा, इंप्लीमेंटेशन करने से आएगा। इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है यहाँ से तो। कहता है लेकिन जो चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में वो कहाँ कैसे आता है, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन से आता है, ना कि प्लान से आता है। ये लाइन आप हाईलाइट कर लो, अ टेक्निकली इम्परफेक्ट प्लान which is implemented well will achieve more than a perfect plan which never gets implemented। आपकी प्लानिंग थोड़ी कच्ची है ना, लेकिन आपने अगर एक्शन स्टार्ट कर दिया वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड कि आप क्या कर रहे हो, परफेक्ट प्लान ही बना रहे हो। जैसे मैं आपको यही कहता होता हूँ, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, थ्योरेटिकल मतलब ये भी नहीं, टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में कि थोनू होंगे भी यार लॉ पक्का कर लिया फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ांगे, लॉ थोड़ा पक्का होंगे नहीं, क्वेश्चन बैंक तो सिर्फ पढ़ते नहीं। क्योंकि जब आप लॉ पक्के करने की बात कर रहे हो आपको ऐसा हो रहा है कि मैं एक बार प्लान अच्छे से बना लूँ फिर इंप्लीमेंट करूंगा। मैं आपको ये कहता हूँ कुछ नहीं होता, प्लान थोड़ा बहुत बन गया इंप्लीमेंट करो, यही बात कर रहे हैं। प्लान में अगर कुछ कमियां भी है ना, लेकिन आपने इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से कर दिया ना, वो ज़्यादा आपको अचीव करवा के दे देगा, इंस्टेड ऑफ कोई ऐसा प्लान जो आप बनाई जा रहे हो लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे। इंप्लीमेंट अगर किया ही नहीं है कुछ भी तो आउटपुट तो जीरो है ना। तो ये बात लिखिए, टेक्निकली इम्परफेक्ट प्लान विच इज वेल इंप्लीमेंटेड विल अचीव मोर देन अ टेक्निकली परफेक्ट प्लान विच वॉज नेवर गेट इम्प्लीमेंटेड। टैगलाइन याद कर लेना, हो जाएगी प्यार से। Successful strategy formulation does not guarantee success as implementation is more tough than the formulation strategy।
तो ठीक है, कर ली फॉर्मुलेशन, कुछ नहीं बकवास है सारा कुछ। बस यहाँ से आपको ये सीखने को मिला क्रक्स क्या है। देयर शुड बी अ, लिखिए यहाँ पे, जिसको वर्ड बोल रहा था ना हर्ष प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, उसको बुक्स वाले कभी कभी यूज करते हैं वर्ड प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आती चीजें, यही ये मिक्स ही है। भी किन्ने परसेंट आहा किन्ने परसेंट आहा, दोनों बराबर जी होने चाहिए, इसको मिक्स बोल देते हैं कभी कभी। लेकिन मिक्स वर्ड फिर अपन समझ नहीं आता मिक्स किनू कह रहे हैं, इन चीजों में मिक्स बोल रहे होंगे। देयर शुड बी अ प्रॉपर मिक्स या फिर बैलेंस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देयर शुड बी अ प्रॉपर मिक्स या बैलेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड द, ठीक है जी। अब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको तीन चीजें क्या चाहिए होती हैं, रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लीडरशिप। ठीक है जी। आप प्लान बना रहे हो इस चीज को इग्नोर करके कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कैसी आपकी लीडरशिप स्किल है, इन तीनों चीजों को इग्नोर करके प्लान बना रहे हो। प्लान बना लिया, उसके बाद देख रहे हो अच्छा प्लान में लिखा है कि ये सामान चाहिए, बाजार से जाके लेके आओ। ये रिसोर्सेज कि 10 लाख की कैपिटल चाहिए हमारे पास, 2 लाख की है, जाओ 8 लाख की लेके आओ। बंदे 500 चाहिए हमारे पास, 200 बंदे 300 बंदे लेके आओ। मतलब जब प्लान बना रहे थे, प्लान बनाते वक्त रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लीडरशिप स्किल को इग्नोर मार करके प्लान बना लिया। बनाने के बाद जब इंप्लीमेंट करने लगे तब चेक करने लगे रिसोर्सेज या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या लीडरशिप स्किल में क्या कमी है, उनको ठीक करने लगे। पहले प्लान बना, उसके बाद इंप्लीमेंट करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या रिसोर्सेज हायर करना इज अ फॉरवर्ड लिंक। फॉरवर्ड लिंक स्टेजेस, 5 स्टेजेस थी, 5 स्टेजेस में थे, थर्ड स्टेज आपकी, चौथी स्टेज आपकी ना, थर्ड थर्ड आपकी फॉर्मुलेशन, चौथी आपकी इंप्लीमेंटेशन। पहले फॉर्मुलेट बाद में इंप्लीमेंट ना, तो सीधा सीधा काम ही हुआ। 5 स्टेजेस भी ऐसी पड़ी हैं, तो पहले फॉर्मुलेशन है, बाद में इंप्लीमेंटेशन, और हम भी यही कर रहे हैं, पहले फॉर्मुलेट कर ली, फिर बाद में इंप्लीमेंट करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं। तो ये तो फॉरवर्ड लिंक है। एक तो ये तरीका है काम करने का। दूसरा तरीका, बंदा क्या सोचेगा कि यार जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से स्ट्रेटजी बना लेते हैं। जो गिवन रिसोर्सेज है, गिवन रिसोर्सेज के बेस पे मेरी कैसी स्ट्रेटजी बन सकती है वही बना लेने हैं, सो दैट हमें एडिशनल रिसोर्सेज ना लेके आने पड़े। तो जब वो उल्टे चल पे तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंक। तो फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में दो तरीके के लिंक हो सकते हैं, तो फॉरवर्ड लिंक या बैकवर्ड लिंक। फॉरवर्ड लिंक का मतलब क्या हो गया, ड्राफ्टिंग स्ट्रेटजी इन सच अ मैनर ना। फॉरवर्ड लिंक मतलब drafting a strategy while ignoring the given resources or leadership skill and organization structure, and after the strategy is drafted then checking the requisite resources, organization structure and the leadership skill and the given required क्या है और given क्या है, and arranging for the additional resources। ये तो हो गया फॉरवर्ड लिंक। बैकवर्ड लिंक में क्या आएगा, draft a strategy in such a manner that draft a strategy in such a manner that could be implemented with the given resources, structure and the leadership skill, that is a backward link। बात समझ गए, पढ़ के देख लो। The different elements in strategy formulation, ये लाइन पढ़ो पहले। with the formulation of a new strategy और reformulation of existing strategy। अगर नई स्ट्रेटजी बना रहे हो या फिर पुरानी को खत्म करके एक नई बना रहे हो, कुल मिलाकर स्ट्रेटजी नहीं बन रही है। अगर स्ट्रेटजी नहीं बनेगी then many changes have to be effected within the organization। for example ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, लीडरशिप स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इन्होंने दो बातें करी, हम तीसरी बात रिसोर्स भी कर सकते हैं। कहते हैं अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आने पड़ेंगे इन द रिसोर्स, इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इन दिस वे फॉर्मुलेशन हैज अ फॉरवर्ड लिंक विद द इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी बन गई, स्ट्रेटजी बन के रिसोर्सेज में चेंज कर रहे हैं, फॉरवर्ड लिंक। बैकवर्ड लिंक क्या चीज है, ऑर्गेनाइजेशन इफ टेंड टू ऑप्ट दो स्ट्रेटजी
which can be implemented with the help of the present structure of resources combined with some additional efforts. मतलब एडिशनल अगर चाहिए होंगे तो थोड़े चाहिए होंगे, सब्सटेंशियल नहीं चाहिए होंगे, थोड़े से एडिशनल चाहिए तो बैकवर्ड लिंक में आ जाएगा, बड़े सारे एडिशनल चाहिए तो फॉरवर्ड लिंक में आ जाएगा. Such incremental changes over a period of time take the organization from where it is to where. ये बकवास मार देता है कभी कभी, चलता ना बकवास, समझ गए, कुछ भी बोल देते हैं. कंसेप्ट इतना ही है, स्ट्रेटजी बना ली, एडिशनल रिसोर्सेज हायर कर लिए, फॉरवर्ड, गिवन रिसोर्सेज के हिसाब से स्ट्रेटजी बना ली, बैकवर्ड, फिनिश. कंसेप्ट इतना ही है, लेकिन कंसेप्ट को स्ट्रेच तो करने है ना कुछ लिखने के लिए, तो कुछ भी लिख देते हैं. आप भी एडिशनल पोर के आ जाना थोड़ी थोड़ी, वर्डिंग पढ़ के थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो लिख लो, है ये इंपॉर्टेंट. पूछता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप समझे तो मैं किस हिसाब से बोलता हूँ. ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ इंपॉर्टेंट मार्क कर देना बस. मैं नहीं कह रहा थोड़े टाइम चाहूगा ही आऊगा. ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं वो बता देता हूँ, और ਜਿਹੜੇ पिछले 2 क्वेश्चन ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ क्योंकि लिखने वाला कंटेंट ही नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. अब क्या लिखोगे इसके अंदर? फॉरवर्ड लिंक मतलब crafting the strategy इसको ना कॉस्टिंग में स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना, प्लान कर रहे हैं ना अगले साल के लिए, तो बजट भी तो यही चीज़ होती है, अगले साल के लिए प्लान करना. इसी चीज़ को वी हैव द गिवन रिसोर्सेज में इग्नोर करके प्लान बनाओ, जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं इसे. कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग. याद आ गया विवेक? थोड़ा थोड़ा है, इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग. मतलब अगले साल के प्लान बनाने के लिए पिछले साल आपको लगे. देखो बजट 2 तरीके से बन सकता है. हाँ थोड़ी सी आओगी पेपर, लेकिन आप कराएंगे नहीं, क्या करनी है. 90 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर में आएगा, बढ़िया सा 90 नंबर का कर जो, बहुत है. बकवास मरिए. जब बजट बनाना है, बजट बनाने के 2 तरीके हैं. एक ऑप्शन आया पा करते हैं पिछले साल की सेल देख लेने, पिछले साल की सेल कितने 20 लाख दी, आप ही कहते हैं चल अगले साल 20% होर ले लांगे, तो 20 लाख प्लस 20% 24 लाख की सेल अगले साल कर लांगे. ये च आप पिछले साल का यूज किया है डाटा. ठीक है, एक ऑप्शन आए हैं आए बजट बनाना. दूजी ऑप्शन मतलब पिछले साल ही भूल जाओ, सेल मैनेजर ने पूछो हाँ भी कितनी सेल कर सकता है, वो वैसे ही पंप चाके कई बार वैसे ही चाके बोलो 50 लाख की कर देंगे जी, फंसा लो, चल ठीक है तेरा टारगेट 50 लाख. तो इसको बोला जीरो बेस्ड बजटिंग, कि पिछले साल का नहीं लिया, फ्रेश एस्टिमेट्स लगाएं कि क्या लगता है कि कितनी सेल कर सकते हैं. तो इसको बोले जीरो बेस्ड बजटिंग विदाउट टेकिंग एनी बेसिस, जीरो बेस. फॉरवर्ड लिंक ऐसा काम कर रहा है. गिवन रिसोर्सेज की भूल जाओ, ये चेक करो भी आप की कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग प्लान बना लो. उस तो बाद उन्होंने अचीव करने के लिए की करना पऊगा, वो आप फिर बाजारों हायर कर लांगे. क्राफ्टिंग द स्ट्रेटजी व्हाइल इग्नोरिंग द गिवन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऐसे नहीं, एक मिनट याद रहे ਉਹਦੇ ਲਈ ना थोड़ा ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ के लिखना जरूरी ਹੁੰਦਾ है. गिवन ए रिसोर्सेज, बी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप. आपको ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप याद है कैसी कैसी होती थी? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर. ठीक है, ये होती थी +2 में. यहाँ पे चलती हैं 2, या तो ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल. हाँ विवेक याद है? या तो ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल. नाम से समझ आओगे, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कैसा होएगा? ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल के रख देंगे, दुनिया हिला देंगे, वो नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स. लेकिन अगर बात करें ट्रांजैक्शनल की, मनमोहन सिंह, पता ही नहीं, चल रहे हैं बस 10 से 5 की जॉब कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं कुछ कर भी रहे हैं. मोदी का पता लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है देश में. ठीक है, सब बदल के रख देंगे, बहुत ही बड़े चेंजेस लेके आना. ठीक है ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ट्रांजैक्शनल क्या हो गया? बस
सिस्टम स्मूथ कर रहे हैं। जो बाइडन सिस्टम स्मूथ कर गया ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं करके गया। ट्रम्प आया, उथल पुथल मार्केट में, टैरिफ ये करने हैं वो करने हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਟਵੀਟ ਹੀ ਆਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀਏ। लॉट मैनी कंग्रेचुलेशन। मेरी टुट्टी पर जी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हो। ठीक है जी, ये दो चीजें हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हमारे सिलेबस में ये दो स्टाइल बोलते हैं, या तो ट्रांसफॉर्मेशनल या ट्रांजेक्शनल। क्राफ्टिंग द स्ट्रेटजी व्हाइल इग्नोरिंग द गिवन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एंड वंस strategy is crafted, then arranging for additional क्या चीज ए बी एंड सी ऐसे टुकड़ों में जो बांटते हो ना, लेंथ भी वधिया बन जाती है तो सेंसिबल भी होंगी है। रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड आपकी सी लीडरशिप। हो गया जी। बैकवर्ड लिंक क्या होएगा? बैकवर्ड लिंक क्या था लड़ाई? ये तो आई थिंक पढ़ के पता लग रहा है ना, और पढ़ के मतलब एक पढ़ लेना हूँ, दूजा पता भी लग जाऊगा जो तो पढ़ांगे। कहते ऑर्गेनाइजेशन इफ दस्या ना, नहीं मतलब अगर ऐसा कर रहे हो तो बैकवर्ड लिंक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, टेंड टू अडॉप्ट दो स्ट्रेटजी व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज कंबाइंड विद सम एडिशनल एफर्ट्स। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो चाहे, then it is said that organization is opting backward link in formulation and implementation। उन्हें की कह रहे सी, कहते डिफरेंट एलिमेंट इन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आर ऑब्जेक्ट सेट करना पहले तो, फिर इन्वायरमेंटल का एनालिसिस करना, अप्रेजल करना, फिर ऑल्टरनेटिव चूज करना, डिटरमाइन द कोर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड अडॉप्ट फॉर रिसेल। एक ही गल आ गई सारी। ऑब्जेक्ट सेटिंग करना, विजन मिशन बनाना, स्टेज 1 ब्रैकेट में लिख लो विजन मिशन। है ना, वही बकवास मार जाता है कहीं भी कुछ भी। स्टेज 2 इन्वायरमेंट एनालिसिस 10 के, स्टेज 2। फिर ये देखो ऑल्टरनेटिव डेवलप करना मतलब स्टेज 3 10 के, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन वाली बात कर गई, स्टेज 4। कुल मिला के सारी गल कारी करके है। क्या बता गए यहाँ पे? एसएम का प्रोसेस बता गए सारा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बता गए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। चैप्टर 5 पेज 1।
आपने यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करी, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ वर्ड स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव ABCD 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 स्टेजेस वर्ड टू वर्ड ਤਾਂ ਨਹੀਂ मैच, सेंस ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਐ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ वर्ड टू वर्ड मैच नहीं कर सकते थ्योरी। चैप्टर 5 का पहला पेज ਅੱਡ याद करो तो 4 पॉइंट ਅੱਡ याद करो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ਤੁਸੀਂ कंपेयर करो भी मोटे मोटी वही गल लिखी भी है, लिखती चलो वो गल अपने दिमाग च है लिख देंगे। थ्योरी ऐसे याद होती है, स्पेसिफिक भी याद होगी तो सौखी भी रहेगी, ब्लैंक रट्टा भी नहीं भूलोगे भी नहीं, लॉन्ग टर्म रहोगी। थ्योरी ऐसे करी जाती है। ऑडिट भी तुम ये चीज़ें कंपेयर करनी हमें की चीज़ा वो नाल दे 4-5 चीज़ा, कुछ चीज़ा कॉमन होंगी हैं, कॉमन चीज़ें याद करके रखो, हर थां से ठोको, प्रोवाइडेड दैट वो लिंक बैठे वहाँ पे। ये वैसे दस गए कहते अगर स्ट्रैटेजी तुम फॉर्मूलेट करके इंप्लीमेंट करनी है तो वो की स्टेजिज होंगे, वो पहली 4 स्टेजिज आए होंगे, इस थोड़ी स्ट्रैटेजी फॉर्मूलेट तो इंप्लीमेंट हो जूगी। ਹੁਣ ਆ 4 स्टेजिज ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ स्ट्रैटेजी बना लो, फिर रिसोर्सेज चेक कर लो, एडिशनल रिसोर्सेज हायर कर लो, फॉरवर्ड लिंक है, और चेंजेस लेके आने पैणगे काहदे विच, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे विच। अब स्ट्रक्चर के बारे में 2 बातें बोल देगा, कहते ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज़ टू अंडरगो अ चेंज इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट, बकवास बात बोली है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज़ टू बी अडॉप्टेड इन द व्यू ऑफ, बकवास बरी जाता है। तुसीं प्रैक्टिकली की दसोगे पेपर च, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुंदा की है वो लिख दिओ लाइन, लीडरशिप हुंदी की है वो लाइन लिख दिओ, क्या हुंदा की है अगे जाके आपां पढ़ांगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी रोल्स एंड ड्यूटीज इन विच कम होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन, आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। चले आगे, अब आ गया ये इश्यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन, लिखो यहाँ पे में, जिसको लगता है रट्टा मार सकता है मार लो। वैसे है पता क्या कि अगर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, दिक्कत तो क्या नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा सारा कुछ बता दो। एक अगर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सुना ना हमने कि जब भी कोई चेंज करते हैं तो लोग रौला पाते हैं एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मोनोटोनस पुराने वे में चलने में सौखा रहता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आएगा तो सबसे पहले रौला पाएंगे, उसको बोल रहे हैं बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन। बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर अडेप्टिव नहीं होता, उसको ऐसा होता है रिस्ट्रिक्टिव होता है, रेजिस्टेंस वाला नेचर होता है उनका, अडेप्टिव वाला नेचर नहीं होता, रेजिस्ट करने वाला नेचर होता है कि ना चेंज नहीं लेके आना, क्योंकि तो बिहेवियर इशू आएगा। एक फिर आपका फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन, मतलब फंक्शनल जब वर्ड आएगा तो मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ अपन परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट इन्होंने डिपार्टमेंट के चेंज करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस चेंज करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ सकता है, रिसोर्स एलोकेशन करनी पड़ेगी, वैसे सिंपल। प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन फिर तो ही कल थोड़ा मैं परचेज प्रोसेस दसे सी, HR प्रोसेस, वो प्रोसेस चेंज करने पै सकते हैं। या फिर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्ड आ गया तो मतलब ओवरऑल की बात हो रही है, ओवरऑल दिक्कत आ सकती है। तो वैसे कुछ बता रखी है चीज़ें कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। बाकी मैंने मेज की पता क्यों लिखा है, एक तो याद करना औखा है, दूसरा 6.11 वर्ड है, क्या ही पेपर में क्वेश्चन आएगा ये इस भी आप पे। बाकी चलो दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती है, एक तो ओवरऑल आ सकती है, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में आ सकती है, रिसोर्स एलोकेशन में आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ सकता है, बिहेवियर लोगों का, और आपका प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन, वर्ड्स ये 4 है। अब आ गया कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब वाला कुछ है इसमें, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कल्चर? कल्चर बताया था ना आपको कि कल टाटा का कल्चर बताया था, टाटा का, अडानी का चोरी वाला कल्चर है, या फिर मतलब जैसे रिलायंस, धीरू भाई अंबानी, उनका बस वो अंदर ही था कि यार सरकार को टैक्स नहीं देना लेकिन शेयर होल्डर्स को फायदा करवाना है, ये बस कल्चर ही है। ये बिलीफ, वैल्यूज, मॉरल होता ना, छोटे थे मॉरल साइंस पढ़ते थे, ये कंपनी की मॉरल साइंस है बेसिकली, मॉरल वैल्यूज, बिलीव्स। और ये कैसे डेवलप होती हैं, बस पीछे से चलती आ रही हैं, पुराने एम्प्लॉय नए को बता रहा है, नए एम्प्लॉय आगे वाले को बताएगा, सिंपल। तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रेफर्स टू द वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल एंड ट्रेडिशन एंड वे ऑफ ऑपरेटिंग। हाईलाइट नहीं करना जब तक मैं नहीं बताता, मैं तो पढ़ाने के लिए हाईलाइट करूंगा ही ना।
वैल्यूज, बिलीव, प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। क्या क्या वर्ड्स है? वैल्यू, बिलीव, प्रिंसिपल और आपका ट्रेडिशन, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। ये डेवलप कैसे होता है? कल्चर डेवलप कैसे होता है? बस कहानियां बता के। कहते कल्चर इमर्जेस फ्रॉम द स्टोरीज दैट गेट टोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू इलस्ट्रेट द न्यू कमर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्टेन वैल्यूज, बिलीव्स एंड वे ऑफ ऑपरेटिंग। डेवलप कैसे होता है? अब आप हाईलाइट करना, एक तो वर्ड वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल, ट्रेडिशन। उसके बाद करना कि इमर्ज कैसे होता है। इमर्ज कैसे होता है? कहानियां जो बताई जाती है, टोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू द न्यू कमर्स। ये आपका स्टार मार्क कर लेना, दोनों ही। व्हाट इज कल्चर? कल्चर रेफर्स टू द वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, वर्क एनवायरनमेंट। कैसे इमर्ज होता है? फ्रॉम द स्टोरीज दैट गेट्स टोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू द न्यू कमर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इलस्ट्रेट देम द इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्चर। बट ठीक है जी। अब ये कल्चर आपका फ्रेंड है या ऑब्स्टेकल है इन द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन? जो दोनों इनलाइन है तो फिर फ्रेंड है, और अगर दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट है मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने टैक्स नहीं देना, स्ट्रेटजी ये बन रही है कि यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टैक्स देना है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो ऑब्स्टेकल बन जाएगा। तो बस दोनों इनलाइन है तो फिर एली है, अदरवाइज ऑब्स्टेकल है। एली का मतलब क्या? आपका फ्रेंड है। एली ऑब्स्टेकल किन चीज़ों के बेसिस पे देखना है हमने? एली ऑब्स्टेकल ऑर्गेनाइजेशन का विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोच एंड प्रैक्टिस। अंडरलाइंग द स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी का जो भी आपका विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोच है और प्रैक्टिस है और कल्चर, इनको कंपेटेबिलिटी देखनी है। अगर तो ये सारी चीज़ें कंपेटेबल हैं तो एली है, नहीं है तो ऑब्स्टेकल है। क्या चीज़ें? हाँ, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, चार वर्ड्स: विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोच एंड प्रैक्टिस। विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोच एंड प्रैक्टिस। चार वर्ड्स कौन से आपके स्ट्रेटजी का? विजन, मिशन, मिशन भी बोल देना बीच में, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच और प्रैक्टिस। अप्रोच काम करने का तरीका, प्रैक्टिस मतलब ऐसा कुछ ही होता है ये भी। प्रैक्टिस मतलब जो करते हैं बस, मतलब जैसे फाउंडेशन का अकाउंट्स है ना, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रैक्टिस बस ऐसे ही करते हैं, काम करने का तरीका ही है वो भी। आजो आजो आजो। बट ठीक है, चार चीज़ें, अगर ये चार चीज़ें और कल्चर इन लाइन है, कहते अगर तो कंपैटिबल है तो एली है, और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो फिर ऑब्स्टेकल है। खत्म, इतनी बात ही बोलनी है बस। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड एग्जीक्यूशन, क्या रोल प्ले करता है? देखो कल्चर ना आपका एक तरीके का इनफॉर्मल रूल्स बना देता है। इनफॉर्मल रूल किसको बोलते हैं? लिखे नहीं है लेकिन वैसे बस उनके अंदर ही फिट बैठा हुआ है कि यार, कि जैसे इनफॉर्मल रूल कुड बी लाइक, बस इम्प्लाइड रूल्स है, वैल्यूज और कल्चर के बिहाफ पे बनते हैं ना। एग्जाम्पल बना रहा था मैं तो, क्लास 9 बजे शुरू हुई, अभी ये लिखा थोड़ी हुआ है, लेकिन बस वो कल्चर ही बना हुआ है थोड़ा। तो इनफॉर्मल रूल और कल्चर क्या है? लोगों का ना मूड और टेम्परामेंट सेट करता है। इट शेप द मूड, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब गुस्सा, मूड, टेम्परामेंट एंड मोटिवेशन फॉर द वर्कफोर्स। इट नर्चर्स एंड मोटिवेट्स द पीपल।
ये क्वेश्चन है थोड़ा गंदा नहीं, मैं स्किप वाला तो नहीं है ये है। एंड ते रट्टा मारांगे कहते ना साइड ते ਆਪਾਂ 1 वर्ड्स लिखते हैं फिर वो याद होगा। द स्ट्रॉन्ग कल्चर प्रमोट द स्ट्रेटजी। पहला तो यही हो जाएगा कल्चर दी इंपॉर्टेंस। आप क्वेश्चन की है पॉइंट्स बनाने के लिए ना एक बार क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लिया करो, थोड़ा हिंट निकलने लग जाएंगे पॉइंट से। क्वेश्चन ये है कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन के लिए। पहले तो ये पॉइंट बना देंगे कल्चर अगर ऑब्स्टेकल वाला, अगर कल्चर और मेरी स्ट्रेटजी का विजन ऑब्जेक्टिव ये सब चीज़ें कंपेटेबल हुई तो एली होगा, अदरवाइज ऑब्स्टेकल होगा। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि कल्चर मे बिकम एन एली फॉर द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन और मे बिकम द ऑब्स्टेकल डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटजी के विजन ऑब्जेक्टिव एंड द बिजनेस अप्रोच। दूसरा अ कल्चर जो कि ग्राउंडेड इन द वैल्यूज प्रैक्टिस एंड बिहेवियर नॉर्म्स दैट मैच व्हाट पहले 3 होने वाले है ही नहीं। इनफॉर्मल रूल मूड टेम्परामेंट नर्चर एंड मोटिवेट आ गया। एक एली और ऑब्स्टेकल वर्ड हाईलाइट कर लो। अगला पॉइंट बनेगा एली और ऑब्स्टेकल। कोई छोटी छोटी चीज़ें ना खुश हो ना वधिया। इस लाइन का मतलब समझते हो आप? इट प्रमोट स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनीज विजन परफॉर्मेंस टारगेट एंड स्ट्रेटजी। मैं तुम्हें हाईलाइट करके देना वो पढ़ियो फिर समझ आऊगा। इट प्रमोट्स एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनीज विजन। आहा इन्ना कल्चर ये चीज है ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ इनहेरेंट नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ है। कल्चर की चीज है इंप्लॉयज के इनहेरेंट नेचर में वो चीज वसी हुई है। दिस इज कल्चर। ब्लड ਦੇ ਵਿੱਚ खून में ही वो चीजें हैं उनके। हाँ ਜਦੋਂ आई सी उदों नहीं सी लेकिन पुराने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ बैठे सी ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ पाते होने ਦੇ नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ। कल्चर क्या चीज है जो नेचर इनहेरेंट में बनी हुई है। अब ये क्या कर रहा है अगर कल्चर ही आपका ऐसा होएगा तो एम्प्लॉय आइडेंटिफाई कर पाएगा विद द कंपनी का विजन। इट प्रमोट्स द एम्प्लॉयज आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनीज विजन। क्या समझे? ठीक है एक आ गल उन्हें पता लग जू चांदी की है दूजा ये नहीं नहीं जेड़ा लिखा ना ये कहना चाह रहे हैं भी कितना कितने इंप्लॉय आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द कंपनी का विजन। मतलब इंप्लॉय नू अगर इंप्लॉय दा कल्चर बेसिकली ना इंप्लॉय नू कितना किते आई लगन ला दूगा यार वो विजन कंपनी का नहीं मेरा आपका ही है। इंप्लॉय आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द कंपनी का विजन। कंपनी का विजन उसको अपना विजन लगने लगेगा। इसके लिए एक और टर्म होती है गोल कॉन्ग्रुएंस। सेम गोल कल्चर कितना किते इंप्लॉय दे मन दे विच भी कंपनी दे विजन नू ही बिठा दूगा तो इंप्लॉय नू कंपनी का विजन आपका विजन लगन लग जाओ। यस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव शैल बिकम अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव ड्यू टू द कल्चर। क्योंकि कल्चर उसकी नसा दे विच ही वो चीज़ वो बिहेवियर क्रिएट कर दो। बट वो कंडीशन ये है फिर तो थोड़ी स्ट्रैटजी का जो विजन है तो कल्चर दोनों सेम होने चाहिए इन लाइन फिर ये गल बन पाऊगी। दो लीडरशिप स्किल नहीं है ये। सुनो सुनो ओए अगर लीडरशिप स्किल की बात करेंगे ना पता की है अगर इतने आगे थोड़ा टीचर खड़ा होकर कुछ बोले ना
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕਲਚਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਲੀਡਰशिप इज एक्सटर्नल, कल्चर इज इंटरनल। समझने की कोशिश कर। ये इंटरनल जे टीचर कहूगा तेन औखा लगू, तेन ऐ लगू भी यार नहीं मेरे ते थोपिया जा रहा है, पर अगर शिवानी कहूगी, तेरी सहेली प्रांजल कहूगी या वंशिका कहूगी, तेन ऐ लगू भी ठीक है, आई ही होंगे, तेन फील नहीं होगा। अगर मैं कहूँगा लेकिन तो फील होगा भी यार नहीं मैंने कुछ क्या जा रहा है, तो मैंने करना बर्डन सम लगूगा। एक्सटर्नल लीडरशिप है, इंटरनल कल्चर है, हल्का जा वेरिएंस तो है। प्रैक्टिकल है ना, तो वह डिफरेंस देखना थोड़ा जा औखा होंगे। प्रैक्टिकल में थोड़ा फिगर कट के दिखा दिंदा, तो कहते हाँ ठीक है, ऐसे सीन है। बाकी ठीक है बस। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड। चले आगे चले, है तो ऐसा कुछ ये है। हाँ ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। आज 3 क्वेश्चन इकट्ठे है लगातार पेपर में, 3 क्वेश्चन अगले वाले पूछते हैं। हाउ टू चेंज अ प्रॉब्लमेटिक कल्चर। अगर कल्चर ही आपका प्रॉब्लमेटिक है तो कैसे चेंज करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले तो ये डायग्नोस करो, एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम मतलब कि कल्चर के कौन से पार्ट्स प्रॉब्लमेटिक है। डायग्नोस विच फेसेट्स ऑफ द प्रेजेंट कल्चर आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। फेसेट्स का मतलब क्या हो गया? पार्ट्स। डायग्नोस विच पार्ट्स ऑफ द कल्चर आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड कौन से नहीं है। उसके बाद लोगों से बात करो कि यार ये सही नहीं है, इसे हमें चेंज करना चाहिए। टॉक ओपनली एंड forthrightly to all the concerned about those aspects of the culture which have to be changed। लोगों से बातें करो, लोगों को अवेयर करवाओ कि चेंज करना क्यों जरूरी है। और कल ही बातें नहीं करनी, बातें करते करते साथ में एक्शन ले लेना, साथ साथ में चेंज कर देना। The talk has to be followed swiftly by the visible and the aggressive action to modify the culture that everyone will understand and are intended to establish a new culture। प्रॉब्लमेटिक कल्चर को चेंज करने के 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? डायग्नोज द फेसेट्स ऑफ द कल्चर व्हिच आर स्ट्रेटजीज सपोर्टिव एंड नॉट। पता लग गए? लोगों से बात करो, टॉक ओपनली एंड forthrightly विद ऑल दोज हु आर कंसर्न्ड विद द कल्चर दैट अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर व्हिच आर नीड्स टू बी चेंज्ड। थर्ड स्टेप, हाँ बातों के साथ साथ द क्या है ये, the talk has to be followed by the visible and the aggressive action so as to change the problematic culture and to make the culture फिर वैसे पूरा करो and to make the culture strategy supportive and an ally for the strategy execution process। उसके बाद जब कल्चर चेंज करने जाएंगे ना, द चेंजिंग कल्चर एक्शन इंक्लूड्स। अगर कल्चर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कल्चर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर क्वेश्चन क्या था? चेंजिंग अ प्रॉब्लमेटिक कल्चर। यहाँ पे क्या है? डेप्थ जाके उत्थे वैसे ही मोटा मोटा कहता भी यार पहले डायग्नोस करो क्या दिक्कत है, फिर बातें करो। सीबीएसई का सीबीएसई रिजल्ट आ गया। खेडन तो करो ना टाइम पास, कुछ नहीं ना क्लास नहीं लाते अज, नहीं लाते। मैं याद है मेरी क्लास चली जो थोड़ा रिजल्ट आया। आईसीएसई का आया उधर, फिर आया तो जिस दिन लाइट गई भी सी, या फिर थोड़ा तो पुराना बैच हो, मतलब थोड़ी गल सी जो लाइट गई भी सी उदों, वो इन्हों का बैच से थोड़े तो पुराना। तुसीं रहन दो इन्हों की क्लास, सीधा मैं ला लूँगा। ना ना कुछ कहने की लोड़ नहीं, बस अं तुरे फिरो टाइम, इन्होंने तुरे फिरन दो, तुसीं भी तुरे फिरो टाइम पास। 1:30 बजे मैं लाना बस। इन्ना सी लाइट गई भी सी उदों, मेरी क्लास भज गई सी बिच ही। श्रेया की बात है ना, याद आ गया? नहीं याद लग गया, पता नहीं याद वही यहाँ भरती। उपरले क्वेश्चन 3 पॉइंट ये की फर्क है वीरे? वो उपरले 3 पॉइंट्स ना वैसे दसता मोटा मोटी, क्यों भी बातें करना, दिक्कत ढूंढना, बातें करना, बातें करने के बाद एक्शन लेना। इतने लिखता एक्शन लेना, फिर एक्शन केड़े लेने, डेप्थ आ गई।
इतो आई करियो एक्शन कौन से ये वाले है इधर भी ये वाले एक्शन लेने कौन से एक्शन लेने देखो कल्चर चेंज करना है सबसे पहले ना कई बार ऐसे होता है ना जब पुराने बंदे होंगे ढीठ होंगे हो चेंज नहीं होकर राजी कटो बाहर नए बंदे लेके आओ जो जैसा कल्चर हम चाहते हैं उस कल्चर को सपोर्ट करने वाले उसी नेचर वाले बंदे नवे लेके आओ वैसे स्टेप बाय स्टेप तो ऐसा जाना चाहिए पहली बात तो लोगों को कम्युनिकेट करो कैसे कल्चर चाहते हो फिर एक ना रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला चला दो सिस्टम कल्चर फॉलो करोगे रिवॉर्ड मिलेगा नहीं करोगे पनिशमेंट मिलेगी कुछ कुछ चेंज कर जाएंगे फिर भी अगर कुछ ढीठ होंगे जो चेंज नहीं कर रहे उसको हटा दो हटा दिया और नए कल्चर वाले बंदे भक्ति कर लो ठीक है और बार बार कम्युनिकेट करते रहना ध्यान रखते रहना बस मन के पॉइंट देखो पहला रिवाइज द पॉलिसी एंड द प्रोसीजर दूसरा रिवॉर्डिंग द पीपल विद द डिजायर्ड कल्चर बिहेवियर तीसरा प्रेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पीपल हु डिस्प्ले द कल्चर है अब सेकंड और थर्ड है तो मोटा मोटी सेम ही लेकिन एक बार बोल दिया रिवॉर्ड देना मतलब उन्होंने पैसे पूसे दे दियो प्रेजिंग में बस खड़े होके वैसे कह दियो क्या बात है अल्टीमेट बच्चा है अल्टीमेट एम्प्लॉई है चौथे में नवा बंदा हायर कर लो पांचवें में पुराना बंदा हटा दो छठे में कम्युनिकेट करते रहो अबाउट द बेनिफिट्स याद हो गया पॉइंट्स ये जो ऐसे वाले पॉइंट्स है ना ये कहानी है ये याद हो सकते हैं कभी भी अपने कीमती एफर्ट्स यार मैं तुम चक के बाहर मारना है उसी के लिए रिकॉर्डिंग लेना ना बाचो कुशल लाला इधर इंदर क्यों सुनना तो है ही नहीं बाचो रिकॉर्डिंग ला लियो कल हूँ रहन दो लानो ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਈਓ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ याद होनी सौखी है बाकी चीज़ें याद होनी औखी है पास होने का मतलब ऐसे गंदे वाले सब्जेक्ट्स में बस मोटा मोटी काम तो पास हो रही है बहुत है कल्चर चेंज करने के लिए क्या एक्शन लेने पड़ेंगे पहला एक्शन क्या है रिवाइज द पॉलिसी रिवाइज के साथ एक और चीज़ लिख लो यहाँ पे रिवाइज एंड कम्युनिकेट कम्युनिकेट तो करो ना यार यार तुम उत्ते भी लिख लो पहले कम्युनिकेट करेंगे ना बाद में एंड पे क्या फायदा स्टार्टिंग में कम्युनिकेट करो फिर ही बंदा चेंज करूंगा पहला पॉइंट लिखेंगे रिवाइजिंग द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर एंड कम्युनिकेटिंग द न्यू पॉलिसीज एंड द न्यू कल्चर कम्युनिकेट कर दिया इस्टेब्लिशिंग द रिवॉर्डिंग एंड द पनिशमेंट सिस्टम इन्होंने कल रिवॉर्डिंग लिखा तो पनिशमेंट भी नाल ला दो यार रिवॉर्डिंग इतने भी है थले भी है डुप्लीकेट करी जाते हैं तो रिवॉर्डिंग एंड पनिशमेंट आप इकट्ठा कह सकते हो हाँ कटांगे भी तो सही आ देखो रिप्लेसिंग द की एग्जीक्यूटिव हुआ स्ट्रांगली कमिटेड विद द ओल्ड कल्चर सीधा उन्हें कट दोगे कि एक बार पनिशमेंट दोगे अगर इन्होंने कटन की गल लिखी है तो पनिशमेंट की गल भी तो पहला होगी फिर ही कटन की गल करांगे लॉजिकली यही तो लॉजिक है देखो तो रिवॉर्डिंग एंड सेटिंग अप द रिवॉर्डिंग एंड द पनिशमेंट सिस्टम पनिशमेंट कहने की गल उन्हें थोड़ी मुर्गा बनाना है जो भी करेंगे यार एस्टैब्लिशिंग और रिवॉर्डिंग एंड नेगेटिव इंसेंटिव तो वर्ड सुना नहीं वैसे मैंने एस्टैब्लिशिंग और रिवॉर्डिंग एंड द पनिशमेंट सिस्टम सेट कर दिया उसके बाद क्या आएगा प्रेज कर दो जो फॉलो कर रहे हैं न्यू कल्चर उसके बाद क्या आएगा हायर बंदा कर लो जो न्यू कल्चर वाला है और रिप्लेस कर दो वो बंदे जो पुराने कल्चर के साथ वेरी रिजिडली एसोसिएटेड है और वो चेंज करने को राजी नहीं है ठीक हो गया लास्ट में क्या आ जाएगा कम्युनिकेट द बेनिफिट्स कम्युनिकेट द बेनिफिट पहले पे कह लो चाहे कम्युनिकेट द बेनिफिट ऊपर आ जाएगा पॉइंट चलिए आगे स्ट्रेटेजिक चेंज पहले क्या था प्रॉब्लमेटिक कल्चर को चेंज करना अब क्या है स्ट्रेटेजिक चेंज करना मोटा मोटी कहानी सेम है लेकिन याद क्या करना है वो प्रॉब्लमेटिक कल्चर चेंज है या स्ट्रेटेजिक चेंज है अगला आएगा कर्ट लुईन चेंज है तीनों चेंज करना मोटा मोटी तीनों कल्चर ही चेंज है लेकिन क्वेश्चन के नाम याद होने चाहिए एक प्रॉब्लमेटिक कल्चर चेंज स्ट्रेटेजिक चेंज
कट लूइन चेंज, 3 चेंज, ठीक है जी। स्टेप्स टू इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक चेंज, चेंज लेके आने के लिए क्या 3 स्टेप्स हैं। पहला, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, कि चेंज क्यों जरूरी है। दूसरा, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, पता लग गया क्यों जरूरी है चेंज। पहला देखो कि चेंज क्यों चाहिए, दूसरा चेंज पता लग गया चाहिए, फिर से विजन मिशन ऑब्जेक्टिव वगैरह फिर से बनाओ, क्रिएट अ शेयर्ड विजन। जब ये बोलते हैं ना वर्ड शेयर्ड, ये पढ़ के देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड। शेयर्ड विजन का मतलब ही क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का एंड पर्सनल सेम होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। There should be no conflict between them. This is possible only if the management and the organization follows a shared vision. Senior manager need to constantly and consistently communicate the vision to all the organization के members. नहीं, ਟਾਕ ਓਪਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ EMPLOYEES ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ EMPLOYEE डिस्कशन हो रही ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ डिस्कशन। ਇੱਥੇ डिस्कशन नहीं है, कम्युनिकेट लिखा वर्ड, ਉੱਥੇ डिस्कशन वगैरह ਸੀ थोड़ी जी। Senior management needs to constantly and consistently communicate the vision to the all the organization member। मतलब ये चाहे कह रहे हैं कितना कितने पहला तो डेवलप ही हो जा करो, जैसा दोनों सूट करे। फिर भी अगर तुम लगता है भी यार नहीं इंप्लॉइज का ऑब्जेक्टिव कितने होर जाई जाता है, साडा ऑब्जेक्टिव कुछ होर है, तो उन्होंने बार बार कम्यूनिकेट कर करके कोइंसाइड करवा दो। दे हैव टू कन्विंस ऑल दोज कंसर्न दैट अ चेंज इज नॉट सुपरफिशियल और कॉस्मेटिक। मतलब कॉस्मेटिक मतलब जाली, बनावटी। कॉस्मेटिक का मतलब ही होता है इज नॉट सुपरफिशियल और कॉस्मेटिक, नॉट जाली, एक्चुअल में चेंज चाहिए। इज नॉट आर्टिफिशियल, इज नॉट आर्टिफिशियल, ऐसे लिख लो, आर्टिफिशियल। प्लस में ख्वाब तो ऐसे होता है ना, परसेंट आएंगे, 90% आएंगे, 95% आएंगे, हर एक सब्जेक्ट में 95 आएंगे। फिर एक दो सब्जेक्ट भुर जाती है, परसेंटेज डिग जाती है। आपके कितने आए थे सबके? 90, 96, पूरा 90। अरे मैं तो बात है, मेरी 84.8 सी। अरे 90 ले बैठे हो ना टॉपर बच्चे, बिना मैथ वाले। मेरे 51 नंबर सी मैच, 100 च 51। भाई तुम ज़्यादा पढ़ने वाले हो, मैं तुम्हें कही धन है, मैं तो इन्ना पढ़े जिन्ना तुम पढ़ते हो। मैं नहीं इन्ना पढ़िया, फाइनल से बहुत पढ़े हैं। हैं और फाइनल जिन्ना पढ़िया उन्ना नहीं पढ़ा है? वो बहुत पढ़े हैं। इंटर था मैं बेला होता सी, कुछ नहीं करता सी। हैं? चार चार पेपर इतने फिर को एक एक ग्रुप करके तो ठीक है। मैनू
पहला 8 सी 6 है क्यों लै ईएएस छोटा थोड़ी सी ईएएस पता कितना ਵੱਡਾ सब्जेक्ट सी आज जिन्नी थोड़ी एसएम ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਅੱਧਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ 86 पेज ਦਾ ਉਹ 250 पेज ਦੀ ਕੱਲੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਡੀਟੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ईएएस ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਘਟ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕੱਟਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੱਟਤੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆ ਚਾਰਟ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ चल तेरे पापा प्रो है भाई पर इकोनॉमिक्स दे सब्जेक्टिव सी ओ चार्ट शूट सी बाला कुछ इकोनॉमिक्स भी ना पढ़ो पढ़ो ही ना जनवरी जी कहते मैच दे दियो नहीं आ भी ना पढ़ो तुस तां ही कह रहे विस्तार नहीं पढ़नी आ भी ना पढ़ो हाँ तुस कही ताने 6 पेपर देने तेन पढ़ने हाँ मैं कह रहा यार तुसी भोरी जन्ने यार तुसी हुणी ऐ करी जन्ने दस 6 महीने की करोगे मक्खियां मारोगे जून में निपटा देंगे 6 महीने और पढ़ोगे डंडा लैके थोड़े पिछे घूमू मैं बात तुम दसी है ना बोथ देना सबने कोई चॉइस नहीं है थोड़ी ऐसी री तैसी मैं लिटरली दसिया ना दिमाग चो कट दो 3 पेपर वाले बहुत ग्रुप ही देने हैं मौका मुक्का कोई नहीं मौके तो मैं देखूंगा तुसी अज तो बहुत ही है मौके तो मैं देखो तुसी अज तो बहुत ही है बस नो ऑप्शन चलो प्लान कैंसल है फिर मैं तुम दसता मैं थोड़े घर अज ही फोन खड़का दूँ घरे जवाब दियो फिर पक्का लेके जाऊंगा जिथे कहूँगे उत्थे चलांगे जनवरी आ छोटा जा वैसे चल पियो बहुत ग्रुप वधिया तरीके नाल दे दो हाँ 3 दिन तो चलांगे उदों बाद गोवा चलांगे फरवरी है हाँ उत्थे चलांगे पढ़ ली नहीं साउथ ही चलांगे ईशा फाउंडेशन चलांगे महाशिवरात्रि ते 3.5 घंटे लाई ना महाशिवरात्रि उत्थे अटेंड करांगे अगे पिछे घुमांगे बाबे नहीं बहुत सिरा चीज है वो और तुसी गए सी है ना मजा आया फिर उत्थे वधिया ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ 3.5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ चलो प्लान कैंसिल आप स्ट्रेटजिक चेंज पढ़ते हैं मेरे 3 स्टेप्स है इसमें पहला रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज इसमें क्या बात करेंगे फिर से सेम बात डायग्नोज विच फेसेट्स ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर स्टडीज सपोर्टेड विच आर नॉट कट कॉपी पे सेम तो बेसिकली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर लो ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेबिलिटी थ्रू द स्वॉट एनालिसिस जब जो इन्वायरमेंट एनालिसिस की बात आएगी ना तब तक स्वॉट बोलना है स्वॉट में यही चेक करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट और जब SW इंटरनल हो गया OT एक्सटर्नल हो गया तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का एनालिसिस करके दे देगा आपको स्वॉट देन डिटरमाइनिंग द फ्लॉज एंड स्कोप फॉर चेंज ठीक है जी पहला रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज दूसरा क्या आ गया क्रिएट अ शेयर्ड विजन का मतलब क्या आ गया शेयर्ड विजन का मतलब ड्राफ्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन सच ए मैनर दैट द ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव शुड कोइंसाइड विद ईच अदर अगर फिर भी कोइंसाइड ना कर रहा हुआ तो एम्प्लॉय को बार बार कम्युनिकेट करो इंश्योर कि कोइंसाइड कर जाए अपने आप कर गया तो फाइन नहीं तो करवा दो उसके बाद क्या आ गया
और करवाना कैसे है, देखो पहला आ गया शुड कोइंसाइड, पहले में लिखा है शुड कोइंसाइड, दूसरे में क्या कर दिया, कम्युनिकेट करो, अपने अपने तरीके से लिखो यहाँ पे, क्रिएट अ शेड विजन, पहला स्टेप क्या आ गया, विजन शुड कोइंसाइड, हेलो जी आगे अदरों पौड़े चढ़ती हैं उत्ते नु, बेल लगी हुई है, बेल मार दो, बेल मार दो, बेल मार दो, खोल देंगे। एक मिनट यार, वैसे तार से
क्वालिफाई कितने क्वालिफाई कितने जंप करते हैं ट्रॉफी आपकी एक्स्ट्रा क्लास, उनकी छुट्टी आपकी लंबी। वाले
पढ़ लो, मैं कमाल हुई पड़ी है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ CEO ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਵਿਹਲੇ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। +2 ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, +2 ਚ ਬੱਚਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ें ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਏ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਟੌਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਰ ਹੈ 95% ਵਾਲਾ, 94.7। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ। ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਕੋਇਨਸਾਈਡ। ये आर्टिफिशियल वर्ड आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, लेकिन हौले हौले अगर बुक्स वाले वर्ड याद कर लो तो बेटर है। सुपरफिशियल एंड कॉस्मेटिक पहला तो इंश्योर करो भी कोइंसाइड करे, अगर कोइंसाइड नहीं करा तो कम्युनिकेट करो, कोइंसाइड करवाओ, कम्युनिकेट की करना है और कम्युनिकेट करो भी यार चेंज सच्ची दे विच डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड है, आर्टिफिशियल नहीं है। लास्ट में क्या आ गया आपका, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि चेंज को ना परमानेंट बना लो। इट इज बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द चेंज। सस्टेन करवाने की कोशिश करो, स्किप सारा कुछ स्किप करती है। पहला क्या आ गया था, स्ट्रेटेजिक चेंज का स्टेज 1, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, चेंज क्यों चाहिए,
वो कैसे ढूंढोगे आप? डायग्नोज द फेसेस ऑफ द कल्चर विच आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। जो स्ट्रेटजी सपोर्टिव नहीं है उनको चेंज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाओ। जब स्ट्रेटजी बनाने की बात आएगी, सबसे पहले क्रिएट अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन में क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय का। नहीं है तो कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करने में बता देना कि डिजायर्ड और सुपरफिशियल नहीं है। कम्युनिकेट कर दिया, विजन बन गया। विजन बनने के बाद क्या करना है? आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ गई। और जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना कल्चर को, बार बार उसे कम्युनिकेट करते रहना टू इंश्योर कि पुराने तरीके च फिर तो स्लिप बैक ना हो जाए। मतलब जो तो नवी चीज आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दें, कंट्रोल करना बेसिकली नवी चीज इंट्रोड्यूस कर दें, अगर दोनों वारी वारी कम्युनिकेट करोगे फिर तो पक्की हो जू। नहीं तो एक बार कम्युनिकेट किया तो भुल जाता बंदा, फिर तो पुराने च चला जाता है। तो दिस इज एन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। पहले तो इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद क्रिएटिंग एंड सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्यों? नवी चीज कंटिन्यू रहे। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग a different attitudes toward a change is essential to ensure that the firm does not slip back into the old ways of doing the things. रेगुलेटरी मॉनिटर करो, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आओगी तो एक करेक्टिव एक्शन लो। बेसिकली कंट्रोल वाली स्टेज है सारी, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या समझते हो आप? चलो, ठीक है। इंश्योर करना भी जीडी आ गल तुम कह रहे हो ना भी इंश्योर करना भी सर जिवें ਅਸੀਂ सोचा सी उवें हो रहा कि नहीं। ये प्लस 2 वाली डेफिनेशन कंट्रोल। प्लस 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कंट्रोल पढ़े है सारा। दबदबा रखना इज लेमैन वाला काम हो गया, सिंपल। वैसे ही मतलब जो आप समझ लेते हो। एक कंट्रोल और होता है जो रिस्क के रिगार्डिंग में हम बात करते हैं। जिवें ਤੁਸੀਂ ऑडिट पढ़ रहे हो, ऑडिट च चीज़ आनी है, रिस्क और कंट्रोल। तीजी कंट्रोल की चीज़ है? कैमरा लगे होंगे, कैमरा क्यों लगे? मतलब आ चीज़ा काबू च रहने की डेप्थ आ रही है। पंजाबी चीज़ा काबू च रहन, डेप्थ च थोड़ा मैं उन्होंने समझा के देखता है। क्लास में कैमरा लगे, नज़र रखी हुई है। कुछ बच्चे तो कैमरे नूं देखते हुए चीटिंग नहीं करेंगे भी यार कैमरा लगे हुआ चीटिंग ना करो। प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट करेगा चीटिंग, ठीक है। दूसरा, बाई चांस अगर किसी ने कर ली और उस किसी के फुल आउट ऑफ फुल आ गए तो मेरे को शक होएगा कि यार चीटिंग की हो सकती है, तो मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करूंगा तो इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी, डिटेक्ट कर पाएगा। डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, ये भी कंट्रोल है। प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव। और फ्यूचर में ना हो पाए, ये करेक्टिव कंट्रोल है। कैमरा लगाना इज अ कंट्रोल। कैमरा इन इटसेल्फ इज अ कंट्रोल। बाहर गेट लगा है, गेट से क्या होगा? मतलब जानवर वगैरह अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। गेट मैन खड़ा है तो सिर्फ जो बंदा ऑथराइज है सिर्फ वही अंदर आ पाएगा, गेटमैन बाकी और किसी को आने नहीं देगा, तो ये भी कंट्रोल है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ये भी कंट्रोल है। तो ਜਿਹੜਾ कंट्रोल वर्ड है ना वो दो तरीके नाल चलता है, या तो जिमें सोचा सी उवें होवे, जिमें आ चीज़ स्टैंडर्ड क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, डेविएशन, ये भी सारा कंट्रोल है। डेविएशन उसके बाद करेक्टिव एक्शन। दूसरा कंट्रोल ये आएगा जिमें कि कंट्रोल लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ ही, बहुत चीज़ें कंट्रोल होंगी। जिमें कि उन बच्चे मन फीस दे के गए, दो चार ने फीस दे के अज अज हुण मैनू भुल भुलेखा पै जाता कि कौन किन्नी दे गया किन्नी रह गई, है ना। तो अगर रिसिप्ट इशू कर रहे हैं, रिसिप्ट इज ऑल्सो कंट्रोल। उन्हें भुलेखा नहीं पऊगा, कंट्रोल है। रिस्क क्या था? भुलेखा पैना। कंट्रोल की है? भुलेखा नहीं पऊगा, रिसिप्ट इशू करती, रिकॉर्ड रह गया, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल। जहां जहां रिस्क आएगा वहां वहां उसके उसको मिटिगेट करने के लिए लगा हुआ है, दैट इज द कंट्रोल। डिफाइन करना बहुत औखा है ना। डिफाइन अगर करन जावांगे तो वहां जी कुछ वर्डिंग बनोगी, मिटिगेटिंग द mitigating the probability of exploitation that could have been made by the risk। रिस्क सी तो मतलब प्रोबेबिलिटी सी भी नुकसान हो जाता, और ਜਿਹੜਾ नुकसान हो जाता ना ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ प्रोबेबिलिटी है ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ देना। नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ इज कंट्रोल। नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, ठीक है जी। दैट इज अ कंट्रोल, अगर कंट्रोल को डिफाइन करने जाओगे तो। बकवास थी।
वैसे कंट्रोल का मतलब समझा रहा था, क्योंकि कोई बच्चे जब ऑडिट पढ़ेंगे तो वर्ड कंट्रोल आएगा तो पता होना चाहिए कि कंट्रोल पंजाबी हुंदा की है। ते समझ आंदा नहीं हुंदा, नहीं समझ आंदा, हमें बहुत हौले हौले समझ में आया है। और अब जब समझ में आ जाता है ना, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਵੈਸੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ वर्ड इसका कंट्रोल की कंट्रोल आ रखे इन्होंने या हो रहा है ना, नॉर्मली यूज होने लग जाएगा जब आपको कंट्रोल डेफिनेटली समझ में आ जाएगा सही से। चलो क्या, चलो पहला आ जाओ, व्हाट वाज द कल्चर स्टार्टिंग, कुछ भी नहीं किया आज, कल्चर क्या है स्टार्टिंग, पीछे नहीं देखना, वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है जी, इमर्जेस फ्रॉम, स्टोरीज टोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू द न्यू कमर, कल्चर हो गया। उसके बाद कल्चर, एली या ऑब्स्टेकल कब होएगा, जब कल्चर की जो अंडरलाइंग, कल्चर की जो अंडरलाइंग आपकी स्ट्रेटजी है, या कल्चर की अंडरलाइंग स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस मॉडल, बिजनेस अप्रोच ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रेटजी, अगर वो कंपेटेबल है विद द कल्चर तो एली है, कंपेटेबल नहीं है तो ऑब्स्टेकल है, ठीक है। नेक्स्ट एली ऑब्स्टेकल हो गया। उसके बाद कल्चर, प्रॉब्लमेटिक कल्चर अगर होता है तो उसको चेंज कैसे करना है, प्रॉब्लमेटिक कल्चर, वर्ड आ गया प्रॉब्लमेटिक कल्चर। उसके स्टेप्स 3 है आपके, पहला diagnose the which facets of the culture are studied supportive and not, दूसरा talk openly and forthrightly to those who are concerned with the culture change, third take the aggressive actions along with the discussion, चौथा एक्शन में क्या कुछ आएगा, पहला पॉलिसीज, रिवाइज द पॉलिसीज, कम्युनिकेट कर दो, इस्टेब्लिश कर दो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, नवे बंदों को हायर कर लो, पुराने बंदों को हटा दो जो कल्चर फॉलो नहीं कर रही है, कम्युनिकेट करो द बेनिफिट्स, हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंज की जब बात करेंगे 3 स्टेप्स, पहला रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज में फिर से वो डायग्नोज द फेजेस व्हिच आर स्टडी सपोर्टिव एंड नॉट, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, शेयर्ड विजन में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव कोइंसाइड करना चाहिए, नहीं कर रहा तो कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करो इन सच अ वे दैट कि डिजायर होना चाहिए कि सच्ची में चेंज चाहिए, डिजायर का मतलब क्या होगा कि चेंज सानू सच्ची चाहिए, आर्टिफिशियल वैसे ही नहीं मारी है, कॉस्मेटिक नहीं है, सुपरफिशियल नहीं है। थर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, उसका मतलब क्या हो गया, इंप्लीमेंटेशन स्टेज है। चौथा ensure that the change is sustainable, that the company does not slip back into the old ways of doing the things, ठीक है। उस तो बाद ये ये इंश्योर कैसे करेंगे कि पुराने तरीके में फिर से बहल ना जाए, है ना, बार बार मॉनिटरिंग करो, करेक्टिव एक्शन, डेविएशंस कैलकुलेट करो और करेक्टिव एक्शन कंट्रोलिंग वाला। नेक्स्ट फिर आ गया कर्ट लुइस मॉडल ऑफ चेंज, बंदे का नाम ध्यान रखना है, कर्ट लुइस मॉडल ऑफ चेंज। चेंज 3 तरीके के, या तो प्रॉब्लमेटिक कल्चर चेंज, या स्ट्रेटजिक चेंज, या कर्ट लुइस मॉडल ऑफ चेंज। कर्ट लुइस क्या कह गया, कहते हैं अनफ्रीज द सिचुएशन, फिर चेंज कर दो, फिर रीफ्रीज कर दो, अगर कुछ चेंज करना है पहले तो अनलॉक करो, चेंज करो, फिर लॉक कर दो, 3 स्टेप, अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज, अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज। अब अनफ्रीज कैसे करोगे, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, चेंज 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 चाहिए, चेंज, ठीक है ना, मीटिंग्स अनाउंसमेंट्स करो, होर्डिंग्स लगाओ कि चेंज चाहिए। अब इससे क्या हो गया, लोग जो रिजिड थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए, उनको पता लगने लग गया कि यार हाँ चेंज आने वाला है। बेसिकली मेकिंग द पीपल अवेयर दैट द चेंज इज नेसेसरी एंड डिजायर्ड, चेंज शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, एकदम से मत चेंज लेके आओ, एक करे हवा फैलाओ, हवा फैलाना इज अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, ठीक है जी। अनफ्रीजिंग के लिए क्या करना है, बेसिकली मेक द पीपल अवेयर ऑफ द चेंज, फिर चेंज लेके आ जाओ, चेंज लेके आ गए फिर से उसको रीइंफोर्स करते रहो बार बार कि फिर से स्लिप बैक ना हो जाए इनटू द ओल्ड वेज, ये हो गया रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग तो अनफ्रीज में क्या आएगा, पहला द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग मेक्स सिंपली इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द नेसेसिटी फॉर द चेंज, चेंज शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड एटीट्यूड बिहेवियर एंड कस्टम्स, कि पुराने तौर तरीकों को तोड़ो। लास्ट दिस कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग द, ये वर्ड्स जो है हाईलाइट कर लो, अनाउंसमेंट, होल्डिंग मीटिंग, प्रमोटिंग न्यू आइडियाज थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। अनाउंसमेंट और होल्डिंग मीटिंग करो, मीटिंग्स वगैरह करो, अनाउंसमेंट्स करो। अनफ्रीजिंग में क्या कहना है, मेक द पीपल अवेयर फॉर द नेसेसिटी ऑफ द चेंज, चेंज शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, ब्रेक डाउन द ओल्ड एटीट्यूड ऑफ डूइंग द थिंग्स। थर्ड क्या गया, अनाउंसमेंट करो, होल्डिंग मीटिंग वगैरह होल्ड करो, अनफ्रीज द सिचुएशन।
नेक्स्ट चेंज टू द न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन पे आना है, चेंज करना है, मतलब चेंज इंप्लीमेंट करना है ना। चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए कहते हैं 3 तरीके हैं। पहला, रिवॉर्ड पनिशमेंट सेटअप कर दो, फॉलो करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। दूसरा, मोटिवेशन दो, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तीसरा, इंटरनल मोटिवेशन, आपके अंदर की आग को ही जला देते हैं, इंटरनलाइजेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे मिलेगी, आपको एक रोल मॉडल के साथ कंपेयर करवाते हैं कि देखो अगर आपने ऐसे कोई सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जिसकी ऐसे बड़ा बड़ा बिजनेस है, कोटक महिंद्रा जैसा कुछ एक्सेट्रा, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको कंपेयर करवा दिया किसी रोल मॉडल के साथ, ठीक है जी। एक ऑप्शन ये होती है किसी रोल मॉडल के साथ कंपेयर करना, उसको बोलते हैं अपन आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हो गया कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब क्या हो गया, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेटअप करना। तीसरा क्या गया, इंटरनलाइजेशन, आपके अंदर ही बेसिकली इंटरनल आग को जला देना कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, फिर आप काम करते जा रहे हो। तो चेंज लेके आने के लिए 3 तरीके, और ये 3 तरीके किसने बताए हैं, ये आपके एच.सी. कैलमैन ने बताए हैं। स्टार्टिंग में मॉडल किसका है, कर्ट लुईन मॉडल ऑफ चेंज, लेकिन ये तरीके किसने बताए हैं, एच.सी. कैलमैन ने बताए हैं। ठीक है, नाम याद करने पड़ेंगे, यस, एमसीक्यू के लिए 2 नाम ही है बस। कर्ट लुईन तो वैसे याद रखना पड़ेगा, फिर ही आप ये वाला आंसर उठाओगे। और एक एच.सी. कैलमैन आ गया जिसने ये 3 तरीके बताए हैं। अनफ्रीजिंग में क्या था निष्ठा, अनफ्रीजिंग अनफ्रीजिंग में मेक द पीपल अवेयर दैट द चेंज इज नेसेसरी एंड डिजायरस। दूसरा, कैसे लोगों को पता कराओगे, शुड नॉट बी सरप्राइज, ब्रेक डाउन द ओल्ड एटीट्यूड एंड वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, अनाउंसमेंट करो, होल्डिंग मीटिंग करो। हो गया, अनफ्रीज हो गया। अनफ्रीज के बाद क्या आ गया, चेंज टू न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो कंप्लायंस वाला, उसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट आएगा। इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन में मोटिवेशन दो, इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दो, चेंजिंग द इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस। और थर्ड आ गया आइडेंटिफिकेशन, किसी एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या है कि रोल मॉडल के साथ लिंक करवा दो बंदे को, आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द गिवन रोल मॉडल। इसके ऊपर ना केस स्टडी है, वो केस स्टडी थोड़ी सी उलझमी है। आपको पता है आपके बुक के पीछे क्वेश्चन बैंक भी है, और चैप्टर 4 हो गया तो आपके क्वेश्चन करने बनते थे, जो कि आपने नहीं किए होंगे, करने हैं, ठीक है, होमवर्क। ऐसा करेंगे, आप परसों आओगे ना वीरवार को, ये जो 3 बच्चे बैठे इनको भी लेक्चर रिकॉर्डिंग लगवाते हैं, एक लेक्चर एक चैप्टर, फिर उसके बाद आप उसकी रिवीजन लेंगे फुल चैप्टर की। ऐसा करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर निपटाते जाएंगे, उसकी फुल रिवीजन पैरेलली लेते जाएंगे, ठीक है, और वो यूट्यूब पे अपलोड करते जाएंगे, बार बार सुनो, याद करो। कहना ही नहीं कुछ, 20 मिनट ऑलरेडी खराब हो गए, तो 1 बजे तक तो जाना ही चाहिए था ना यार आईडी में। चलो 1 बजे तक तो हो ना, तब 15 मिनट पे, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं। हाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो यार चेंज एक और बंद है ना, हले चेंज हले हो ही नहीं चंगी तरह। रीफ्रीज में क्या आ गया, न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ द लाइफ, कंटिन्यूली रीइंफोर्स करवाओ। वो कैसे करोगे, ये सेम ही है काम पिछले बार का, बार बार मॉनिटरिंग करो, डिविजन आएगी, करेक्टिव एक्शन लो। द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीज चेंजिंग रीफ्रीज साइकिल, एक बार में ऐसा चेंज नहीं होता, बार बार ये करना पड़ता है, ऐसी बात बकवास मार रखी है। हाँ फिर पैक एक दिन खराब कराता तुसी, ये आज में निपटना चाहिए था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।